प्रणाम, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महिला और बाल अपराध की क्लासें चल रही हैं और इसमें मैंने आपको करवाया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। उसमें कुल 21 धाराओं का उल्लेख है, लेकिन पीछे जो अपनी कक्षा हुई उस कक्षा में धारा 10 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। एक बार धारा 9 और 10 दोनों की पुनः बात कर लेते हैं, बाकी धाराएं आपके याद होंगी। तो मैंने आपको बताया था, एक बार छोटा सा पीछे क्लास के बारे में ले चलता हूँ। धारा 9 जो है इसमें क्या उल्लेखित है, इसमें जो विवाह हो रहा है इसमें वो वर पक्ष जो है यानी कि वो जो दूल्हा है वो अगर 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है, 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है और आईपीसी में उसको कहा गया है, जो डेफिनेशन दी है, यानी कि दूल्हा यहाँ पर वयस्क है, ठीक है, जिसकी शादी हो रही है वो 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है लेकिन 21 वर्ष से वो कम है। ऐसी स्थिति में दूल्हा जो है उसके 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, 2 साल की जेल हो सकती है, 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना जो है उसका प्रावधान है। जुर्माना कितना? 1 लाख रुपये। ठीक, ये तो धारा 9 में मैंने बताया था। ट्रिक मैंने आपको बता दी, 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे 9 यानी कि नहीं। कोई भी बालक है वो एक बार शादी के लिए उसको आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है मंडप पे, उसे पुनः पूछेंगे कि शादी करेगा, तो वो क्या कहेगा? नो, नहीं नहीं नहीं, यानी कि धारा 9 में। धारा 10 में अगर बात करें तो कोई बाल विवाह का अनुष्ठान करवा रहा है कोई भी संरक्षक या अभिभावक, ऐसी स्थिति में जो संरक्षक या अभिभावक हैं उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है और उनको भी 2 वर्ष का कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपये जुर्माना जो है वो यहाँ पर राशि वसूली जा सकती है। ठीक है, इन दोनों बातों को आप विशेष रूप से याद रखना। ये पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आज का जो अपना सेशन है ये मैं शुरू करूंगा धारा 11 से। जो बच्चे महिला एएसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल हेतु तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप जरूर इस बात को शेयर कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर धारा 11। ठीक है, धारा 9, 10 और धारा 11 जो है ये सिमिलर सी ही हैं। धारा 11 यहाँ पर ये कहती है कि बाल विवाह के समय उपस्थित संरक्षक या विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य है उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है। बाल विवाह के समय उपस्थित संरक्षक या अभिभावक, ठीक, या कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य यहां पर अगर मौजूद है तो उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दायर हो सकता है। और कितनी सज़ा होगी? सज़ा इसमें सभी में समान है, 2 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास यहाँ पर हो सकता है, कठोर कारावास यहाँ पर हो सकता है और इनको भी 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है, 1 लाख रुपये जुर्माना। और कोई ऐसी स्थिति बने तो 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना दोनों भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप याद रखना, धारा 9 में जो दूल्हा है उसको सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, धारा 10 में क्या कहा गया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई बाल विवाह का अनुष्ठान करवा रहा है, ठीक है, और उसमें जो सम्मिलित हो रखे हैं। तो देखो, इसमें एक नियम और होता है, जहां पर बाल विवाह संपन्न हो रहा है उसमें अगर दूल्हा 18 साल से ऊपर का है तो वो भी दोषी है, उसके संरक्षक या अभिभावक भी दोषी हैं, टेंट लगाने वाले भैया भी यहाँ पर दोषी हैं, जो पंडित जो अनुष्ठान करवा रहा है वो भी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी भाग ले रहे हैं वो सभी यहाँ पर सभी के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है, केवल महिलाओं को छोड़कर। ठीक है, और धारा 11 मैंने आप लोगों को बता दिया, बाल विवाह के समय उपस्थित संरक्षक अभिभावक होते ही हैं तो शादी में, या विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य है तो ये जो सभी जो लोग यहाँ पर हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा होगा और 2 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना यहाँ पर इनके लागू हो सकता है। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है इस पर अपने आईपीसी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इंडियन पेनल कोड, उसमें धारा 144 में इसको पुनः पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, अब बात करते हैं धारा 12 की। नया पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर धारा 12। कतिपय परिस्थितियों में बाल विवाह को शून्य माना जाएगा, बाल विवाह को शून्य माना जाएगा। ठीक है, यानी किन परिस्थितियों में बाल विवाह को शून्य माना यहाँ पर जाएगा, ये बात यहाँ पर दी गई है। किसमें? धारा, यदि बालक अवयस्क है यानी कि 18 साल से भी छोटा है, अवयस्क है, वयस्क शब्द 18 साल से ऊपर का है लेकिन यहाँ पर अवयस्क की बात हो रही है, उसे बल प्रयोग विवाह स्थल पर लाया गया हो। दूसरा पॉइंट इसमें आता अपने, उसे बल प्रयोग से विवाह स्थल पर लाया गया हो, विवाह स्थल पर लाया गया हो। ठीक है, सारी बातों को एक बार पुनः समझेंगे, एक बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तीसरा, अनैतिक मूल्यों हेतु या विक्रय हेतु विवाह स्थल पर लाया गया हो, विवाह स्थल पर लाया गया हो तो ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर बाल विवाह को शून्य माना जाएगा। ठीक है,
देखो बाल विवाह का शून्यकरण, इसका उल्लेख धारा 3 में है। मैंने आपको बताया 1, 2, 3 यानी बाल विवाह का शून्यकरण होगा किसके अनुसार, धारा इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह का शून्यकरण का उल्लेख मिलता है। लेकिन धारा 12 जो है वो इस परिस्थितियों को दर्शाती है कि किन परिस्थितियों में बाल विवाह को शून्य माना जाएगा। पहला पॉइंट आता है यदि बालक अवयस्क है यानी 18 साल से भी कम आयु का है। ठीक है, यहाँ पर अवयस्क शब्द इसलिए दिया है, आप सोचोगे कि 21 साल विवाह की लड़के की आयु रखी गई है और 18 वर्ष लड़की की विवाह की आयु रखी गई है। लेकिन आईपीसी की धारा ये कहती है कि 18 साल से 21 साल से कोई लड़का छोटा है और 18 साल से बड़ा है तब वह वयस्क है। लेकिन अवयस्क शब्द यहाँ पर जो बच्ची होंगी या जो लड़कियां हैं उनके लिए शब्द काम में लिया गया है, क्योंकि वो 18 साल से छोटी होंगी तो वो यहाँ पर अवयस्क मानी जाएंगी। इसलिए यहाँ पर यह बात मेंशन की गई है, यदि बालक अवयस्क है तो बाल विवाह माना जाएगा। उसे बल प्रयोग विवाह स्थल पर लाया गया है। देखो छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, उनको पता नहीं कि भाई विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सोचते हैं कि अन्य बराती आए हैं, इसी प्रकार अपने भी यहाँ पर बराती के रूप में आए होंगे और अपने को कोई विशेष दर्जा देने हेतु यहाँ पर बिठाया जाता है। उनको ये भी समझ में नहीं आता कि क्या विवाह है और शादी विवाह क्या होता है, कौन से ऐसे बंधन होते हैं। फिर भी यानी कि बल प्रयोग से उसे, बच्चा रो रहा है फिर भी जबरदस्ती ला करके यहाँ पर बैठा देते हैं, बल प्रयोग द्वारा विवाह स्थल पर लाया गया हो। ऐसी स्थिति में बाल विवाह का शून्यकरण माना जाएगा। अनैतिक मूल्य हेतु यानी गलत कार्यों हेतु या फिर विक्रय का मतलब होता है यहाँ पर बेचना या बेचने के उद्देश्य से विवाह स्थल पर लाया गया है तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह का शून्यकरण माना जाएगा। एक बात को आप याद रखना, इन तीनों बातों को आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न बन करके परीक्षा में आ सकता है कि निम्नलिखित में से बाल विवाह जो है वो कौन सी परिस्थिति के अनुसार माना जाएगा। ऑप्शन ए यदि बालक अवयस्क है, ऑप्शन बी उसे बल प्रयोग से लाया गया है, ऑप्शन सी विक्रय हेतु से विवाह स्थल पर लाया गया है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या करोगे इसमें, उपरोक्त सभी। ठीक है, हाँ, तो ये 12 में उल्लेखित जो है वो बातें मेंशन यहाँ पर मैंने की हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 13 की। किसकी गुरुजी, धारा 13 की। जब मैं इसके मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा लाइव क्लासों में, उस समय आपके सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ करूंगा। पीछे परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न जो हैं वो भी लेंगे, आगामी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। धारा 13 यहाँ पर यह कहती है कि बाल विवाह के संदर्भ में न्यायालय की क्या शक्ति होगी। बाल विवाह के संदर्भ में न्यायालय की शक्ति, बाल विवाह के संदर्भ में न्यायालय की शक्ति, न्यायालय यहाँ पर क्या पावर रखता है बाल विवाह के संदर्भ में, तो ये बात यहाँ पर दी गई है और इसमें कई चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ABC के हिसाब से कर रहा हूँ मैंने, बुक में 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पर इन चीज़ों को लिखा होगा। एक तो देखो अक्षय तृतीया, जिसको अपने आखातीज बोलते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह का आयोजन जो है वो अक्षय तृतीया पर होता है। तो एक तो न्यायालय के पास ये शक्ति होगी कि अक्षय तृतीया यानी आखातीज पर, अक्षय तृतीया ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अक्षय तृतीया के दिन यानी आखातीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक बाल विवाह अनुष्ठानों पर, सामूहिक विवाह है या यहाँ पर इसको बाल विवाह कर लेना, बाल विवाह अनुष्ठानों पर रोक, अनुष्ठानों पर रोक लगा सकेगा। क्योंकि अक्षय तृतीया एक अबूझ-सा होता है, किसी को किसी पंडित को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया को सीधा सपाट कोई रिश्ता हुआ और सीधा ही कर देते हैं कि हाँ अक्षय तृतीया एक अबूझ-सा है या एक मंगल सावा उसको माना जाता है, उसमें अपने शादी फिक्स कर देते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो होते हैं। परीक्षा में ये पूछ ले कि किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो क्या करोगे, भीलवाड़ा में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अक्षय तृतीया के दिन होने वाले जो सामूहिक बाल विवाह हैं उन पर न्यायालय यहाँ पर रोक लगा सकेगा। ऐसी साहब जिला मजिस्ट्रेट बाल विवाह अनुष्ठान रुकवाने हेतु, बाल विवाह अनुष्ठान रुकवाने हेतु यानी कि जो बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने हेतु बल प्रयोग करना पड़े तो कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होती है, देखो कोई बाल विवाह हो रहा है और बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को इसकी रिपोर्ट लगती है, वो इसकी सूचना आगे देता है, उसके पश्चात या फिर बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी उस विवाह को रुकवाने का प्रयास करता है तो उसके साथ मारपीट या गाली गलौज होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश देगा कि यहाँ पर अगर बाल विवाह को नहीं रोका जाता और ऐसी स्थिति में पुलिस बल को बुला करके यहाँ पर न्यायालय के पास ये शक्ति होगी कि वो बल प्रयोग लाठीचार्ज करवा करके भीड़ को जो शादी में जो एकत्रित हुई है उसको तितर बितर करके यहाँ पर जो है इस बाल विवाह को रुकवा सकता है। ठीक है, हाँ बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर, आदेश का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास हो सकता है। 2 वर्ष का कारावास प्लस 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
तो इन तीनों बातों को आप अच्छे से याद रखना। धारा 13 में क्या क्या है पुनः सुन लो। बाल विवाह के संदर्भ में न्यायालय की क्या शक्तियां होंगी। पहली शक्ति होगी कि अक्षय तृतीया के दिन जो सामूहिक बाल विवाह का आयोजन होता है उस पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाल विवाह के अनुष्ठानों को रुकवाने हेतु बल प्रयोग भी किया जा सकता है। और तीसरा, न्यायालय के आदेश का अगर कोई व्यक्ति जो बाल विवाह में सम्मिलित है और वो न्यायालय के आदेश की उल्लंघना करता है या उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में भी बल प्रयोग किया जा सकता है और 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने यहाँ पर उसको हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं धारा 14 पर। समझ में आ रहा होगा धारा 14, ठीक है। क्या आदेश का उल्लेख है, या आदेश या इसको कहा जाता है विशेष आदेश। विशेष आदेश, न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय का जो विशेष आदेश है उसकी, यानी कि इसमें कहा गया है कि धारा 13 में जो वर्णित है, धारा 13 पीछे अपना पढ़ा था ना, वो धारा 13 में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन, बंधों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा। यानी धारा 14 जो है वो धारा 13 में जो भी प्रावधान है उनको फिक्स करती है। तो अपने को धारा 14 के संदर्भ में याद रखना है कि न्यायालय द्वारा विवाह आदेश यानी विशेष आदेश जो है उनकी अवहेलना नहीं की जाएगी, ऐसा उल्लेखित किसमें है, धारा 14 में दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 15 की। इस अधिनियम से संबंधित अपराध, इस अधिनियम से संबंधित अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होंगे, अजमानतीय होंगे। ये अच्छा पॉइंट है। देखो धारा 15 में क्या उल्लेखित है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है इसके तहत किया गया कोई भी अपराध, भले ही वो बाल विवाह हो रहा हो, कोई दूसरा संरक्षक बाल विवाह का अनुष्ठान करवा रहा है या फिर जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है उसके आदेशों की पालना नहीं की जा रही, उसके कहने से बाल विवाह नहीं रोका जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम से संबंधित अपराध जो हैं वो संज्ञेय होंगे, ठीक है। एक तो होता है असंज्ञेय, संज्ञेय का मतलब यहाँ पर क्या है, गहनता से है, और अजमानतीय किसी प्रकार की जमानत यहाँ पर नहीं होगी, और असमनीय होंगे। असमनीय यानी असमनीय का मतलब हो गया कि न्यायालय से बाहर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर धारा 15 में मेंशन किया गया है। पुनः एक बार देख लो, धारा 14 जो है ये विवाह आदेश या विशेष आदेश से संबंधित है। धारा 15 इस अधिनियम से संबंधित अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होंगे, ऐसा उल्लेखित यहाँ पर किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 को आप थोड़ा सा मोस्ट लगा लेना, धारा 16 मोस्ट है। पिछली बार परीक्षा में धारा 16 को पूछा था, अब की बार भी बाल विवाह, क्योंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चल रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख तो उस अधिनियम की धारा 8 में है, आप याद रखना, और ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है ये 16 में है। 8 में कितना हुआ है, 16, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 में है उस अधिनियम में, और ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति जो है इसका उल्लेख धारा 16 में दिया गया है। धारा 17 की बात करें तो धारा 17 ये कहती है कि ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इसको एक लोक सेवक माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है। लोक सेवक से आप समझ गए होंगे कि इसको एक सरकारी कर्मचारी की भांति ही माना जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो है इसको, और इसके पास आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के बराबर शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, पुलिस बल के बराबर शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। तो इसमें पूछी जाने वाली धाराएं दो ही हैं, एक तो धारा 3 जिसमें यह कहा गया है कि बाल विवाह का शून्यकरण हो सकता है, और दूसरी जो पिछली बार पूछी गई थी धारा 16 जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो मिलता है। धारा 17 में यह कहा गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है उसको एक लोक सेवक समझा जाएगा। अब बात करते हैं धारा 18 की। कुल मिलाकर के 21 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का उल्लेख मिलता है। ये कौन सी कार्यवाही की यहाँ पर बात हो रही है, इस पर भी अपने एक बार छोटी सी चर्चा करेंगे। यानी कि कोई बाल विवाह हो रहा है और उसको रुकवाने है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी वहाँ पर जाता है, तो वो अगर सभ्य तरीके से पेश आते हैं, वो संरक्षक, वो अभिभावक जो बाल विवाह का अनुष्ठान करवा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट यहाँ पर की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर हो सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिकली इतना याद रखना, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही, ठीक। धारा 19 नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति जो है
वो इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के पास होगी। ठीक है, यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है इसमें नियम राज्य सरकार बना सकेगी केंद्र सरकार के परामर्श पर। तो धारा 16, 17, 18 और 19 यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ धारा 20 1955 के अधिनियम की धारा 25 में संशोधन किया जा सकेगा, संशोधन किया जा सकेगा। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली जो मुख्य धाराएं हैं वही आपसे पूछ जाएंगी। ये धारा 20 की बात मैं कर रहा हूँ, और धारा 21 जो है इसमें निरसन और बचत का उल्लेख किया गया है। निरसन व बचत, इसमें यह है कि इसमें अधिनियम में कुछ जोड़ा भी जा सकता है, कुछ घटाया भी जा सकता है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि 1929 का जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम लाया गया था उसको रद्द किया जाता है, और उसके स्थान पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया जाता है। ठीक है, इन दोनों बातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सीधी सी बात है, निरसन और बचत आप याद रख लेना। यानी बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जो हरविलास शारदा के द्वारा पारित करवाया गया था उसको तो रद्द किया जाता है, और उसके स्थान पर पूरे भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है वो लागू किया गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है धारा 21 में। तो इस प्रकार से इसकी 3 क्लासें हो गई हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संदर्भ में। जिन बच्चों ने पीछे क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख लेना। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ये जो अधिनियम है ये थोड़ा सा लेंथी था, इसकी मैंने 3 क्लासें हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप तीनों वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए अधिनियम, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।